नमस्कार दोस्तों। और इस सेशन में हम लोग आज जो देखने वाले हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से संबंधित जो एक्ट है 2013 में आया था, उस एक्ट पर एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं। और इसको इस क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। एक एक सेक्शन, एक एक प्रोविजन, एक एक क्लाज पर क्वेश्चन बनाए गए हैं और आपको इस सेशन को यानी इस क्लास को सॉल्व करने के बाद आपको फिर से इस एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये एक अच्छा एक प्रैक्टिस सेशन होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी ये क्लास आपको कंप्लीट होने वाली है उसके संबंध में। जो स्टूडेंट यूपी एचजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी लोअर जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई अन्य परीक्षा जिसमें ये सिलेबस में है, उनके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए बिना देर किए इसकी शुरुआत करते हैं। एक बात और जरूरी मैं बता दूं, हमारे यहाँ यूपी पीसीएस जो हो, हायर जुडिशियल सर्विस हो, चाहे एपीओ हो, इन सब के लिए मात्र 1199 रुपए के इजी इंस्टॉलमेंट पर आपको कोर्स अवेलेबल होता है। प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है, मॉक इंटरव्यू भी कराया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे यहाँ मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा हमारा, आज का जो पहला प्रश्न होगा वो ये होगा कि पहला प्रश्न है कि यह अधिनियम कब से लागू हुआ। एक एक चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह अधिनियम कब से लागू हुआ है? 9 दिसंबर 2013, 10 दिसंबर 2013, 23 अप्रैल 2013 की 1 जनवरी 2014। कब से अधिनियम लागू हुआ है? इसका जवाब जल्दी जल्दी देते रहिएगा आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 2013 से अधिनियम लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये दो ठो स्किप करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन है ये। चलिए, कार्यस्थल पर किसी महिला का लैंगिक उत्पीड़न तभी माना जाएगा जब वह नियोजित हो, नियोजित नहीं हो, चाहे नियोजित हो चाहे नियोजित नहीं हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही इसका आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चाहे वो महिला नियोजित हो अथवा नहीं हो, कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा, ये मामला बनेगा। और ये बात आपको कहां मिलती है? सेक्शन 2 के ए के फर्स्ट में, सेक्शन 2A के सब क्लास 1 में मिलेगा। और जिसमें बताया गया है कि चाहे वो महिला नियोजित हो और चाहे नियोजित न हो, दोनों ही स्थितियों में लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध बनेगा। व्यथित महिला को निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? यानी एग्रीव्ड वुमेन जो होती है उसको कहां डिफाइन किया गया है? आप बताएंगे एग्रीव्ड वुमेन को कहां डिफाइन किया गया है? 2A में, 2B में कि 2N में, 2N में कि 2O में? किस में डिफाइन किया गया है एग्रीव्ड वुमेन को? एग्रीव्ड वुमेन को कहां डिफाइन किया गया है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 2A में एग्रीव्ड वुमेन को डिफाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट को कहां परिभाषित किया गया है? 2N में, 2O में, 3.1 में, 3.2 में? सेक्सुअल हरासमेंट को कहां डिफाइन किया गया है बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2N में। सेक्सुअल हरासमेंट को कहां डिफाइन किया गया? 2N में डिफाइन किया गया। तो एक एक चीज को आप लोग आराम से करते रहिए। अगर एक बार पढ़ें और आपको कुछ चीजें क्लियर हुई, नहीं हुई, दूसरी बार थोड़ी बार स्पीड बढ़ा के पढ़ लें। तो जितनी बार पढ़ेंगे कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा चीजें होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या व्यवहार सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है? ध्यान रखिएगा। अश्लील साहित्य दिखाना, शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, अश्लील टिप्पणी करना, साथ में खाना खाने का अनुरोध करना, इसमें से सेक्सुअल हरासमेंट क्या नहीं है? ये तो बहुत इजी है, कॉमन सेंस से भी बताया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ में खाना खाने का अनुरोध करना सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट की जो परिभाषा है सेक्शन 2N में दी गई है और उसके अंतर्गत जो जो चीजें बताई गई हैं उसमें ये चीज नहीं आती है सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका कि सेक्सुअल हरासमेंट में निम्न कार्य सम्मिलित नहीं है। देखिए फिर से सम्मिलित नहीं है वाला ही है, निम्न कार्य सम्मिलित नहीं है। लैंगिक प्रकृति का कोई निंदनीय शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना, लैंगिक प्रकृति का कोई शारीरिक आचरण करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, शारीरिक संपर्क हो जाना, इसमें से कौन सा सेक्सुअल हरासमेंट के भीतर नहीं आता है? मतलब जो डेफिनेशन है उसके भीतर नहीं आता और डेफिनेशन 2N में दी गई।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संपर्क हो जाना, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कार्यस्थल वर्क प्लेस के अंतर्गत आता है? शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन का स्थान, हॉस्पिटल के उपयुक्त सभी। वर्क प्लेस, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वर्क प्लेस के अंतर्गत क्या आता है? ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। और वर्क प्लेस को अगर पूछ दिया जाए कि कहां डिफाइन किया गया है, तो 2O में डिफाइन किया गया है वर्क प्लेस को। वर्क प्लेस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए अगला प्रश्न, कार्यस्थल के अंतर्गत आता है कोई निवास गृह, कोई परिचर्या गृह, स्टेडियम, उपयुक्त सभी। बता देंगे आप? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव ही होगा। और कार्यस्थल जो है वर्क प्लेस यानी सेक्शन 2O। अभी आपने जो देखा था सेक्सुअल हरासमेंट 2N में था, ये सब याद रखना है। किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान है सेक्शन 31, 32, 43, 52। सेक्सुअल हरासमेंट नहीं किया जाएगा किसी महिला का, ये कहां बताया गया है? उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3(1) यानी ऑप्शन नंबर ए। कि किसी महिला का, वही एक लाइन लिखी ही है क्लास नंबर सेक्शन 3 के क्लास नंबर 1 में, कि किसी महिला का उसके कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा। चलिए अगला कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य या आचरण या परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा? कौन सा सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा? उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना, उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की स्पष्ट धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, ऑल ऑफ दी अबव। कौन सी परिस्थिति है जो उसके अंतर्गत आती है? अब ये जो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत ये आती हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत क्या है वो तो बता दिया गया 2N में। अब ये हम बता रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो ये आपको सेक्शन 3 के क्लास नंबर 2 में ये बात बताई गई है कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत कौन कौन कार्य आते हैं, उसके अंतर्गत बताया गया ये सारे कार्य जो है वो आते हैं। बहुत ज्यादा हम समझा इसलिए नहीं पाएंगे कि बहुत ज्यादा प्रश्न है, और आप जब सेशन बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर भी होने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे एक्ट आपको पढ़ने, केवल यही एक्ट तो पढ़ना नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न आपका हो जा रहा है कि निम्न में से कौन सी परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत मानी जाती हैं, यानी सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत क्या आएगा? महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण, महिला के प्रति शत्रुतापूर्वक या आपराधिक कार्य करने वातावरण तैयार करना, वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में धमकी देना, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आएगा? देखिए मैं जानता हूं कि अगर आप इंग्लिश वाले हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को थोड़ी भारी भरकम शब्द हैं, थोड़ी असुविधा हो रही होगी, लेकिन दोनों लैंग्वेज में करा पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने एक ही लैंग्वेज चुना। फिर भी अगर आप आराम से करेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो बात समझ में आ जाएगी। तो ऑल ऑफ दी अबव है। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 3 का क्लास नंबर 2 था। चलिए नेक्स्ट है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन कर सकता है? ठीक है ना, आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन कर सकता है? कार्यस्थल का नियोजक, के राज्य सरकार, के केंद्र सरकार, के उपयुक्त में से कोई नहीं। आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करता है बताइए? इसका सही है, इनकी जिम्मेदारी है, कार्यस्थल का जो नियोजक होता है ना, वही आंतरिक परिवार समिति का गठन करता है। और इसका प्रावधान सेक्शन 4 के क्लास नंबर 1 में आपको मिलेगा। जो मैं क्लास बता रहा हूं उसको बेयर एक्ट उठा के जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वो क्लास है, वो स्थान है जो पूरे एक्ट की क्रीम है, वही आपको प्रश्न बनाएगा। तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, केवल एमसीक्यू के भरोसे मत रहिएगा। हालांकि काम बहुत हद तक हेल्प करेगा, लेकिन बेयर पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आंतरिक परिवाद समिति और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल हो सकेगा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के उपयुक्त सभी। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना हो सकेगा? प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष हो सकेगा। और ये बात आपको मिलेगी सेक्शन नंबर 4 के क्लास नंबर 3 में होना चाहिए। सेक्शन नंबर 4 के क्लास नंबर 3 में होना चाहिए कि आंतरिक परिवार समिति के सदस्य और सदस्य का कार्यकाल, सदस्य ही पूछ रहा है, हालांकि अध्यक्ष सदस्य दोनों का एक ही होता है, 3 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
कि समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित करेगी। समुचित सरकार किसको सूचित करेगी? जिला मजिस्ट्रेट को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर या उप कलेक्टर को, उपरोक्त में से किसी को भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसको नोटिफाई करेगी, किसको सूचित करेगी, ये बताना है आपको। ये उपरोक्त में से किसी को भी कर रही, मतलब तीनों को कर सकती है। ये होगा सेक्शन 5 का क्लास नंबर 1। सेक्शन 5 पढ़ना है आपको। ये है कि समुचित सरकार इन लोगों को अधिसूचित करेगी शक्तियों का प्रयोग करने के। स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है? अभी हमने आंतरिक परिवाद समिति की बात कही थी अभी, और वह स्थानीय लोकल कमिटी जो कहते हैं, इसका कौन गठन करेगा? जिलाधिकारी, नियोजक, ए या बी राज्य सरकार? कौन करेगा? स्थानीय परिवार समिति का गठन जो करता है ना, वो जिला अधिकारी करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। और इसके लिए जो हमको पढ़ना है वो सेक्शन 6 पढ़ना है। सेक्शन 6 में इसके गठन के बारे में बताया गया है कि इसका गठन कौन करेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है आपका अगला प्रश्न। जिला अधिकारी, अभी जस्ट पढ़े थे, जिला अधिकारी स्थानीय परिवार समिति का गठन कब करेगा? जहां आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं किया गया है, जहां परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, ए और बी दोनों स्थितियों में, न तो ए न तो बी, दोनों कौन सी स्थिति में, क्या स्थिति है तो बताइए। जिला अधिकारी जो आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा वो दोनों स्थितियों में कर सकता है ना, ए और बी दोनों। मैंने परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया है तब भी, और परिवाद जब स्वयं नियोजक के ही विरुद्ध है तब भी ये काम करता है। और ये बात वही सेक्शन 6 के क्लास नंबर 1 में आपको मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए आप। अगला प्रश्न आपका ये है कि लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में परिवाद किया जा सकेगा। सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में कंप्लेंट कहां की जाएगी? इसका हो जाएगा आंतरिक परिवाद समिति में, स्थानीय परिवाद समिति में, या ए और बी दोनों कहीं भी जहां जैसी स्थिति हो। कहां होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए या बी कहीं भी हो सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट के संबंध में कंप्लेंट यथास्थिति आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति में कहीं किया जा सकता है। चलिए, स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित किया जाता है किसके द्वारा? स्थानीय समिति यानी लोकल कमेटी के जो चेयरमैन है या मेंबर हैं, उनको नॉमिनेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कि केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? ओहो, थोड़ा सा इसको स्किप करने की जरूरत है, चलिए आज स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है कि स्थानीय समिति का अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल हो सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कि जिलाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए जो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। स्थानीय समिति जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है, कितना होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए जो 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। और ये बात सेक्शन 7 के क्लास नंबर 2 में मिलेगी आपको, सेक्शन 7 के क्लास नंबर 2 में मिलेगी। जुड़े रहिए इसी तरीके से। मैं जितना भी संभव हो पाता है कि क्लास के अतिरिक्त जो कोर्सेज में क्लासेस चलते हैं उसके अतिरिक्त मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मुझसे अभी जुड़ नहीं पाए हैं, आप लोगों की भी मैं कुछ हेल्प कर पाऊं ताकि आप कुछ और अच्छा करें। सही सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए निवारण धारा 3 में, आंतरिक परिवार समिति का गठन धारा 4 में, स्थानीय परिवार समिति का गठन धारा 6 में, कि सुलह धारा 9 में। इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है ये चेक करना है आपको। क्या सही सुमेलित नहीं है बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सुलह जो है वो धारा 9 में न होकर धारा 10 में है। तो सुलह को धारा 10 में, बाकी सारे सही है। देखिए छोटा सा एक्ट है लेकिन कितने सारे प्रश्न बने हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर रहे हैं। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत परिवाद करेगी बताइए? धारा 9, 10, 11, 13। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन ये, मतलब प्रश्न नहीं, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये परिवाद कौन सी धारा के अंतर्गत करती है? तो सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत परिवाद करती है। अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि
आप लोगों को इस सेक्शन से और भी प्रश्न हैं। देखिए है ना कि अधिनियम की धारा 9 के अधीन व्यथित महिला द्वारा परिवाद किसके समक्ष किया जाता है? आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति, जहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन न किया गया हो, ए या बी अस्थायी स्थिति, मजिस्ट्रेट के समक्ष। कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, ए या बी यथा स्थिति, जैसी भी स्थिति होगी उसमें किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 9 के क्लास नंबर 1 में बताई गई है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद करने के लिए समय सीमा कितनी है? लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद करने के लिए लिमिटेशन पूछ रहा है कितनी है। तो लिमिटेशन कोर्ट में जाने की बात नहीं कर रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो घटना की तारीख से 1 माह, घटना की तारीख से 2 माह, 3 माह की 4 माह। लिमिटेशन इस एक्ट के अंतर्गत, गलती मत करिएगा, इस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए 3 महीने। और अगर लगातार कई कार्यवाही की गई, अरे कई बार ऐसा किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो अंतिम बार जब किया गया वहां से 3 महीना। ठीक, ये भी सेक्शन 9 का ही है। कोई व्यथित महिला परिवाद करेगी, कैसे? लिखित में कि मौखिक में, कि लिखित या मौखिक उपयुक्त सभी? कोई व्यथित महिला कैसे परिवाद करेगी? इसके लिए है केवल लिखित में ही होता है। सेक्शन 9 के अंतर्गत जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए होता है, रिटन में ही कंप्लेंट होती है। ध्यान रखिएगा, वैसे कंप्लेंट के लिए रिटन में होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिटन में होना तब जरूरी हो जाता है जब सेक्शन 9 के अंतर्गत कंप्लेंट किया जाता है। तो ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना से स्थापित महिला नहीं, पीड़ित महिला होना चाहिए, घटना की तारीख से 3 माह के भीतर परिवाद करने में युक्तियुक्त कारण से अगर निवारित थी, वहां परिवाद करने के लिए समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, 3 महीना था। अब अगर किसी रीजनेबल कारण की वजह से वो नहीं जा पाई, 3 महीने के भीतर नहीं कंप्लेंट कर पाई, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 माह से अधिक, 2 माह से अधिक, 3 माह से अधिक, कि 15 दिन से अधिक, कितना बढ़ाया जा सकता है? सेक्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 माह से अधिक, यानी 3 महीने अब प्लस 3 महीने हो सकता है। नेक्स्ट है कि परिवाद के समय सीमा में वृद्धि करेगा कौन? अभी जो बढ़ाया था 3 महीना, करेगा कौन? आंतरिक समिति करेगी, स्थानीय समिति करेगी, ए या बी करेगी, कि राज्य सरकार करेगी? कौन करेगा? जहां जैसी स्थिति होगी, आंतरिक समिति के समक्ष कार्रवाई की जा रही तो आंतरिक, अगर स्थानीय समिति के समक्ष कार्रवाई की जा रही तो स्थानीय, यानी ऑप्शन नंबर ए या बी जो भी हो सकता है। वृद्धि यही कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करना है आपको। अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिवाद कौन कर सकता है? व्यथित महिला कर सकती है। व्यथित महिला के परिवाद करने में असमर्थ होने पर उसका विधिक वारिस कर सकता है। ए एवं बी दोनों सत्य है और उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। कौन करेगा परिवाद? ये है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है, यानी कि व्यथित महिला भी कर सकती है, और व्यथित महिला अगर करने में असमर्थ है तो उसके स्थान पर उसका विधिक वारिस या अन्य व्यक्ति कर सकते हैं। ये बात आपको सेक्शन 9 के क्लास नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगा। अगला प्रश्न, अधिनियम के अंतर्गत सुलह का प्रावधान है, कंसिलिएशन का प्रावधान है 10, 11, 12, 13। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि सुलह से संबंधित प्रावधान जो सुमेलित करने वाला प्रश्न था, सेक्शन 10 में है। चलिए, सुलह किस प्रक्रम पर होता है? किसी भी प्रक्रम पर, जांच के प्रक्रम पर, जांच के उपरांत, जांच प्रारंभ होने से पूर्व सुलह, कंसिलिएशन का काम जो है वो कब होता है? सेक्शन नंबर कौन सा है ये बताइए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जांच प्रारंभ होने से पहले ही सुलह हो जानी चाहिए, और ये बात आपको सेक्शन 10 का क्लास नंबर 1 बताता है। चलिए, सुलह की कार्यवाहियां जितने भी, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, जितने भी सेक्शन में मेंशन कर रहा हूं वो सेक्शन का क्लास जरूर आप पढ़िएगा। सेक्शन तो सारे ही मैं डील कर रहा हूं, लेकिन वो क्लास जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्लास जरूर आप पढ़िएगा। सुलह की कार्यवाहियां किसके अनुरोध पर की जा सकती हैं? व्यथित महिला के, प्रत्यर्थी के, बी दोनों की, ए या बी के? किस पर किया जा सकता है बताइए?
सुलह की कार्यवाही किसके अनुरोध पर किया जाएगा? अब यहाँ हर बार आप जो ए और बी दोनों लगा देते थे, यहाँ ए और बी दोनों नहीं होगा, व्यथित महिला के ही रिक्वेस्ट पर सुलह की कार्यवाही की जाती है। चलिए अगला प्रश्न कर लीजिए। अधिनियम की धारा 10 के अधीन सुलह का आधार नहीं है। कौन सा आधार नहीं है? धन संबंधी समाधान, निलंबन, भर्त्सना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है सही? इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, परिवाद की जांच कितने दिन के भीतर कंप्लीट हो जानी चाहिए? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। परिवाद जो किया गया है धारा 9 के अंतर्गत, उसकी जांच कितने दिनों के भीतर? 15, 30, 60, 90, कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए? ये है ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर 11 के क्लास नंबर 4 में बताया गया है कि ये जांच जो है वो 90 दिनों के भीतर कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल न्यायालय को है, जो मजिस्ट्रेट को न्यायालय को है, जो अन्वेषण अधिकारी को प्राप्त है, उसमें से कोई नहीं। बात न्यायालय की हो रही है तो वो आप होगी सिविल न्यायालय को जो शक्तियां प्राप्त है वही आंतरिक परिवाद समिति और स्थानीय परिवाद समिति को भी प्राप्त है। तो ये आपका हो जा रहा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं और आप उसको बस कर जाइए। इतना कर गए तो फिर समझ लीजिए कि, और अगर मान लीजिए उतना करने के बाद आपने वो सेक्शन के क्लास भी उठा के पढ़ गए तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घरेलू कर्मकार के परिवाद से यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो स्थानीय समिति भारतीय दंड संहिता के 509 या अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला रजिस्टर करने के लिए पुलिस के पास भेजेगी। 7 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, ठीक है ना, पुलिस को भेजेगी कि अन्य धाराओं के अंतर्गत भी मामला बन रहा है। कितने दिनों के भीतर है? तो ये है 7 दिनों के भीतर। और ये बात सेक्शन 11 का क्लास नंबर 1 में लिखा है कि 7 दिनों के भीतर। वो सब सेक्शन 11 का फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे ना, उसके लास्ट वाली लाइन में बात लिखी हुई है। अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन न्यायालय प्रत्यर्थी के अपराध को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर दंडादेश के साथ दे सकेगा। क्या? ऐसी राशि के संदाय करने का आदेश जो न्यायालय समुचित समझे, प्रतिकर देने का आदेश, क्षतिपूर्ति का आदेश, ए या बी या सी, क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐसी राशि संदाय करने का आदेश जो न्यायालय समुचित समझे। 11(2) के अंतर्गत जब किसी को दोष सिद्ध करता है तो ये कर सकता है। चलिए अगला कर लेते हैं। परिवाद पर जांच के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर नियोजक कर सकता है। माने जब परिवाद करने के बाद महिला रिक्वेस्ट करेगी नियोजक से, तो नियोजक क्या कर सकता है? व्यथित महिला की 3 माह की छुट्टी मंजूर कर सकता है, व्यथित महिला का अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण कर सकता है, प्रत्यर्थी को अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण कर सकता है, उपरोक्त सभी। अब देखिए ये तो उपरोक्त सभी आप कर देंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि कर क्या सकती है? तो 3 माह की उसको छुट्टी मिल सकती है जो अन्य छुट्टी के अतिरिक्त होगी। उसका ट्रांसफर या तो रिक्वेस्ट करके करा सकती है या उस आदमी का जिसके ऊपर वो आरोप लगाती है उसका ट्रांसफर करा सकती है। तो ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। सेक्शन 12 में इसका सोल्यूशन है। इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपनी जांच के निष्कर्षों की रिपोर्ट किसे देगी? नियोजक को कि जिलाधिकारी को? यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को? संबंधित पक्षकारों को? सी और डी दोनों को? क्या कह रहा है ये सेक्शन? इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को होगा। और ये प्रोविजन आपको सेक्शन 13 का क्लास नंबर 1 पढ़ने पर मिलेगा। हो गया? पढ़ लिया आराम से, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। अगर आप लाइव तो कर नहीं रहे हैं, तो अब लाइव नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डेड ही कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्पीड बढ़ाने और घटाने दोनों की प्रिविलेज है, आप लोगों के पास अधिकार है कि आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम तो है नहीं, क्योंकि ये एक्ट है, माइनर एक्ट होते हैं, आप कितने मन से पढ़ते हैं ये बात सबको पता ही है। तो उसमें भी हम अगर 2 घंटे का लेक्चर बना देंगे तो आप फिर उसको पढ़ेंगे ही नहीं। इतना मैं कर दे रहा हूं, मैं सेक्शन हिंट कर दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट, और जो जो प्रश्न आने हैं वो हो जा रहे हैं। इतना अगर आप कर गए तो फिर
आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जांच रिपोर्ट कितने दिन के भीतर यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कि 30 दिन? आंतरिक समिति या स्थानीय जांच समिति कितने दिनों के भीतर जांच कंप्लीट करेगी? तो ये हो जाएगा सेक्शन 13 के क्लास नंबर 1 में प्रावधान है और वो 10 दिन के भीतर कंप्लीट करेगी जांच। आगे बढ़े। यदि जांच में प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित सिफारिश करेगी। जांच में प्रत्यार्थी के विरुद्ध अपराध साबित हो गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय नियोजक या जिला अधिकारी को निम्नलिखित सिफारिश करेगी। लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने के लिए, वेतन या मजदूरी में कटौती करने के लिए, कटौती की राशि व्यथित महिला या उसके विधिक वारिस को देने की उपयुक्त सभी। क्या करेगा वो? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये बात आपको मिलेगी सेक्शन 13 के क्लास नंबर 3 में। ठीक है ना? ये सब किसी भी चीज के लिए कर सकता है कि उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करिए, मजदूरी में उसकी कटौती करिए, कटौती की राशि जो है व्यथित महिला या उसके विधिक वारिस को दीजिए, है ना? कुछ भी सिफारिश कर सकता है वो। नियोजक या जिला अधिकारी समिति के सिफारिश पर कितने दिन के भीतर कार्रवाई करेगा? ये जो सिफारिश की जा रही है, कार्रवाई कितने दिनों के? 15 दिन के भीतर, 30 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा? ये तो वैसे 60 दिन होता है, लेकिन कोई बहुत ध्यान दीजिएगा इसको, 60 दिन के भीतर कार्रवाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन क्या है? यदि प्रत्यार्थी निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो उसकी वसूली भू राजस्व के असत्य कथन पकड़ना है ना। पढ़िए तो इसको, पढ़िए इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, कि जांच की रिपोर्ट की प्रति संबंधित पक्षकारों को दिया जाना आवश्यक नहीं है। यह है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ये गलत ऑप्शन था, मतलब यदि कोई व्यथित महिला अन्य व्यक्ति ने प्रत्यार्थी के विरुद्ध मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद करती है या कूट रचित दस्तावेज पेश करती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समझ रहे हैं ना? झूठा आरोप लगाया गया। तो लागू सेवा नियम के अनुसार, जहां सेवा नियम नहीं है वहां ऐसी रीति से जो भेद की जाए, ए अथवा बी आईपीसी के अनुसार, क्या स्थिति सही होगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लागू सेवा नियम के अनुसार, और जहां सेवा नियम नहीं है वहां ऐसी रीति से जो भेद की जाए। और ये जो बात है फर्जी केस करना है, मिथ्या दस्तावेज पेश करना है, इसके संबंध में प्रोविजन आपको सेक्शन 14 में मिलेगा। नेक्स्ट है कि अधिनियम के किस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की जाती है? परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही 13, 14, 16, 18 क्यों होगी? झूठ बोलेगा, फर्जी करेगा, उसी के विरुद्ध कार्रवाई। कहां भी बताए थे हमने? 14 में होगा। व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों के निर्धारण में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय परिस्थिति, पीड़ित के चिकित्सीय व्यय, वृत्ति के अवसर की हानि, उपयुक्त सभी। जब प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा उस महिला के लिए तो किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा? बताइए। सभी चीजें ध्यान में रखा जाएगा। सेक्शन 15 है प्रतिकर के संबंध में, कंपनसेशन के संबंध में, यह भी सेक्शन है इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन के संबंध में सेक्शन 15 है। प्रतिकर के अवधारण में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्न में से किन बातों को ध्यान नहीं रखेगी? उल्टा हो गया। क्या दिमाग में नहीं रखेगी? भावनात्मक कष्ट, मानसिक पीड़ा, चिकित्सा व्यय, पीड़िता की सामाजिक परिस्थिति क्या है? कौन सी चीज को प्रतिकर के निर्धारण में ध्यान में नहीं रखा जाएगा? तो ये सारी चीजें तो रखी जाएंगी। ये पीड़िता की जो सोशल स्टेटस है उसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अधीन कौन सी धारा जांच कार्रवाइयों एवं से संबंधित पक्षकारों के नाम, पहचान और पतों को प्रकाशित या सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है? ठीक है, ये तो जानते हैं महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं
उसमें पहचान को छिपाया जाता है, और जो पहचान को प्रकट करेगा वो अपराधी होता है। तो इस अधिनियम की कौन सी धारा है जो ये प्रोटेक्शन देती है? ये धारा हो जाएगी 13, 15, 16, 19। ऑप्शन नंबर सी 16 सही है। 16 धारा इसको प्रतिबंधित करती है। चलिए आगे देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो परिवाद, जांच या कार्यवाही की सिफारिशों का कर्तव्य सौंपा गया है, 16 के नियमों का उल्लंघन करता है, वह दायी होगा। वही वाली बात, जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये काम करिए, आप पहचान को प्रकट कर दीजिए, लोगों को बता दिए, तो सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए दायी होगा। जहां सेवा नियम नहीं है, ऐसी रीति से भी जो विहित की जाए शास्ति होगी। ए या बी दोनों, कारावास और जुर्माने से। कैसे दंडित किया जाएगा उसको, क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेवा नियम के उपबंधों के अनुसार पेनाल्टी लगेगी, और जहां सेवा नियम नहीं है जो निर्धारित की जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, देखिए ना, युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रतिकर का उदाहरण 15 में, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड 14 में, परिवाद के अंतर्गत अंतर्वस्तुओं का प्रकाशन 16 में, अपील 17 में। कौन सा गलत है इसमें से, ये ढूंढना है आपको। गलत कौन सा हो जाएगा? अपील। अपील चूंकि 18 में है, इसलिए 17 वाली बात हो जाएगी गलत। बाकी प्रकाशन का प्रतिशोध 16 में है ही, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड और प्रतिकर का उदाहरण 15। नेक्स्ट आपका हो जा रहा है कि कार्यवाहियों की सिफारिशों के विरुद्ध अपील कहां की जाएगी? सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय को, सेवा नियमों के अनुसार अधिकार नहीं, अधिकरण यहां होगा, अधिकरण को। ए या बी को, जिला न्यायालय को। किसको की जाएगी? सेक्शन क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। हाँ, ये हो जाएगा आपका, जो अपील होती है ना, वो ऑप्शन नंबर सी, यानी सेवा नियम के अनुसार न्यायालय को या सेवा नियम के अनुसार अधिकरण को, इसमें से कहीं भी की जा सकती है। और ये बात आप जानते हैं अपील से संबंधित, अभी जस्ट पिछले पेज में मैंने कहा था कि ये सेक्शन 18 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। धारा 18 के अधीन सिफारिशों की अपील की जा सकेगी 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, सिफारिशों के 90 दिन के भीतर की सिफारिशों के 120 दिन के भीतर। कितने दिनों के भीतर अपील की जाएगी? धारा 18 के अधीन सिफारिशों की अपील की जा सकेगी, सिफारिश किए जाने के 90 दिनों के भीतर की जाती है। और ये बात सेक्शन 18 के क्लास नंबर 2 में आपको लिखी गई है, पढ़ जाइए, पढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट है, नियोजक के कर्तव्य किस अध्याय में दिए गए हैं? 3, 5, 6, 7। एम्प्लॉयर की जो ड्यूटी है वो कौन से चैप्टर में दी गई है, ये बताना है आपको, जो चैप्टर नंबर 6 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां किस धारा में दी गई हैं? 20, 21, 22, 25। जिला अधिकारी के बारे में बात कर रहा है कि ये कौन सी धारा में जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 20 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग कि अधिनियम के अधीन समिति वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियोजक को, कि जिला अधिकारी को, कि ए और बी दोनों को, कि राज्य सरकार को? किसको करती है? अधिनियम के अधीन समिति वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? नियोजक को भी देती है और जिला अधिकारी को भी देती है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी भेजी जाती है। क्या किया जाता है? राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी जाती है। किसके द्वारा? जिलाधिकारी के द्वारा, नियोजक के द्वारा, ए और बी दोनों, ए या बी किसी के द्वारा। राज्य सरकार को जो वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है ना, वो जिलाधिकारी द्वारा भेजी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने के वाला नियोजक उत्तरदायी होगा। जिसने अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं किया वो नियोजक उत्तरदायी होगा। 3 महीने के कारावास से, जुर्माना जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 25,000 रुपए तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 50,000 रुपए तक का हो सकेगा। क्या हो सकता है, कितना जुर्माना लगेगा? अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अगर कोई कार्य करता है नियोजक, तो उस पर फाइन लगेगी। कितना लगेगी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50,000 रुपए। और ये बात जो होगी वो होगी सेक्शन 26 में, 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।
आगे बढ़ाइए कि अधिनियम के किस धारा के अधीन नियोजक को दंडित किया जा सकेगा। 26, 27, 29, 30 जस्ट अभी बात हुई, नियोजक को दंडित किया जा सकेगा, अभी जस्ट है। सेक्शन 26 के अंतर्गत कितना है, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई नियोजक अधिनियम के अधीन दूसरी बार दोष सिद्ध किया जाने पर दंडित किया जा सकेगा। दूसरी बार क्या हो जाएगा, तो पहली दोष सिद्धि पर अधिरोपित दंड के दोगुने दंड के लिए 1 लाख रुपए से जुर्माने, ए या बी कारावास और जुर्माना दोनों से होगा। क्या होगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, यही है कि जो पहली बार कन्विक्शन किया गया था, जो 50,000 की बात थी, अधिरोपित दंड के 2 गुने से दंडित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 26 में ही है वो सारी चीजें। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय कब संज्ञान ले सकता है। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉग्निजेंस कैसे लगता है, कंप्लेंट किए जाने पर, पुलिस रिपोर्ट पर, अपने आप, उपयुक्त सभी, कैसे होगा। केवल परिवाद किए जाने पर ही कंप्लेंट लेगा, यह सेक्शन 27 बताता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है अपने आप नहीं लेगा, केवल जब विक्टिम कंप्लेंट करेगी तभी लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण कौन कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ए या बी कोई भी मजिस्ट्रेट। अब समस्या ये है कि अब जो नई बीएनएसएस बन के आई है उसमें महानगर मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब इन सब चीजों में भी अमेंडमेंट होगा, तो अभी जब जो स्थिति है वो उसके हिसाब से ए और बी, ए या बी दोनों कर सकते हैं। यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसका कॉग्निजेंस लेता है, उसका ट्रायल करता है। इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण कौन करेगा, फर्स्ट क्लास, द्वितीय, सेकेंड क्लास, कोई मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब चूंकि लिखा है तो प्रोविजन के अनुसार यही है, लेकिन जो कि आप जानते हैं कि सेक्शन जब जो काम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, तो ये ऑप्शन ही उतना प्रॉपर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वही सही है। इस अधिनियम के अधीन अपराध होता है संज्ञेय, असंज्ञेय, संज्ञेय और अजमानती, और संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और अजमानती। क्या होगा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध हैं वो होंगे, सेक्शन 27 का क्लास नंबर 3 बताता है, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, बस खत्म है, एकदम धैर्य बनाए रखिएगा। सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कंप्लेंट 9 में, मिथ्या परिद्वेषपूर्ण परिवाद के लिए दंड 14 में, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए शास्त्री 26 में, न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान 28 में। बताइए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अपराध का संज्ञान के बारे में 28 नहीं बल्कि अभी आपने सेक्शन 27 पढ़ा, 27 पढ़ा था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है क्या, अधिनियम की किसी अन्य विधि के अतिरिक्त है। इस अधिनियम के अधीन अपराध की शिकायत परिवाद, व्यथित महिला या आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कर सकेगा। अधिनियम के अधीन परिवाद की जांच करके प्रत्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध केवल आपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें से आपको ढूंढना है असत्य कथन क्या है। आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही गलत लग रहा है कि अधिनियम के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध केवल आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, ये बात गलत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनसेशन भी होता है। अधिनियम की धारा 9(2) के अधीन शारीरिक असमर्थता से असमर्थ होने पर महिला को, जो पीड़ित है, शिकायत कौन कर सकता है, नातेदार या मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग का कोई अधिकारी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी लगाइएगा, बेयर के अनुसार तो नहीं है लेकिन कॉमन सेंस के अनुसार यही है। 9(1) के अधीन व्यथित महिला अपनी मानसिक अक्षमता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, वहां शिकायत फाइल की जा सकेगी। नातेदार, मित्र, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक सभी। सही सुमेलित है परिवाद, अध्याय 4 में, परिवाद के बारे में जांच 5 में, नियोजक का कर्तव्य 6 में, और ऑल ऑफ द अबव यही है, सही सुमेलित है, सारे के सारे सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित लिखित सूचना मांग सकता है कौन, समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, कौन मांगेगा।
ये मांगती है समुचित सरकार। सेक्शन 23 पढ़ना पड़ता है इसके लिए। सेक्शन 23 में कि अधिकारी से, नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में सूचना मांग सकती है समुचित सरकार, यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध बारे में लिख कर सकेगी और सूचना मांग अभिलेखों, कार्यस्थलों के बारे में निरीक्षण कर सकेगी। 25, 26, 27 और 28। निरीक्षण कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? निरीक्षण होगा सेक्शन 25 के अंतर्गत। सेक्शन 25 के अंतर्गत निरीक्षण कर सकती है। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया हूं क्योंकि मैं जानता हूं अब आप भी थक चुके हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 15 निम्न से किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच, प्रतिकर का अवधारण, आंतरिक परिवार समिति का गठन। बताइए, ये तो आसान है ना, इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। प्रतिकर की बात हमने कही थी सेक्शन नंबर 15 में, तो प्रतिकर का अवधारण किया जाता है यहां पर। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी, ये बताना है आपको। तो ये हो गया आपका 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की सहमति, यानी इनेक्टमेंट डेट जो है 22 अप्रैल 2013 है। इन्फोर्समेंट डेट कमेंट में बताइएगा क्योंकि पहला प्रश्न हमारा यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्मचारी का क्या अर्थ है? नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, तदर्थ दैनिक वेतनभोगी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कर्मचारी का क्या मतलब होता है? ये परिभाषित किया गया है सेक्शन 2F में। कर्मचारी यानी वर्कमैन को डिफाइन किया गया है और इसमें सभी आते हैं, चाहे नियमित कर्मचारी हो, अस्थायी हो या चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, सब आते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा करे कोई सेशन तो कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख दिया करिएगा, तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। और अगर और किसी इस प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, मैं जब भी समय मिलेगा तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा कि वो चीज मैं कंप्लीट करा दूं। थैंक यू।